हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कॉमर्स के रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस के हिसाब से भी सेंट्रल बैंक आरबीआई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हमें पता है कि वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज़ रहती है वो सभी कंट्री में मॉनेटरी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, मॉनेटरी जो भी ट्रांजैक्शन रहता है, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, बैंक के हिसाब से ही ये पूरी मनी सप्लाई, मनी डिमांड की जो इकोनॉमी रहती है वो ऑपरेट होती है। तो हर एक कंट्री में जो भी बैंकिंग ऑपरेशंस रहते हैं वो बैंकिंग ऑपरेशंस के साथ डायरेक्टली जनरल पब्लिक और कस्टमर जुड़े हुए रहते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ये जो पर्टिकुलर बैंक है उसमें जो भी कस्टमर है, जनरल पब्लिक है, वो जो भी हार्ड वर्क है उसके हिसाब से जो मनी अर्न करता है और उसमें से उसको जो सेविंग होती है वो सेविंग वो लोग बैंक में जाके जमा करवाते हैं कोई एक पर्टिकुलर ट्रस्ट के हिसाब से। पर अगर बैंक ये पर्टिकुलर ट्रस्ट है उसको फुलफिल नहीं करेगा, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेगा, कस्टमर का शोषण रहेगा, उसकी मनी की सेफ्टी नहीं रहेगी, वो मनी जो कस्टमर ने, जो जनरल पब्लिक ने इतनी मेहनत से कमाई हुई है, अगर उसमें कोई रिस्क आ जाएगा तो दूसरी बार कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, जो मनी मार्केट का जो काम है गवर्नमेंट का इकोनॉमी के अंडर में, उसमें कोई भी ट्रस्ट नहीं रखेगा। तो ये ट्रस्ट, सेफ्टी, कस्टमर का प्रोटेक्शन, बैंकिंग सिस्टम जो है उसको रेगुलेट, कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज रहती है कंट्री में उसको देखने के लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्म होता है। एपेक्स मीन्स एक मेन इंस्टीट्यूशन जो फॉर्म होता है, जो ये पूरी बैंकिंग सिस्टम रहती है उसके ऊपर देखरेख, उसको प्रमोट और उसको रेगुलेट करने की ट्राई करता है। ये जो इंस्टीट्यूशन है एपेक्स इंस्टीट्यूशन, उसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज रहती है वो हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक रहती है जो पूरी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर रेगुलेशन करता है, उसका प्रमोशन करता है और उसकी डे टू डे जो भी एक्टिविटी रहती है उसका सुपरविजन करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार सुना है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्ट्रीम में हम है तो आरबीआई का जो वर्ड है वो हमारे लिए अननोन नहीं है, हमने काफ़ी बार आरबीआई है उसके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, तो हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल अराउंड 1990 1920, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम ब्रिटिश रूल से इंडिया में ऑपरेट है। पर उस टाइम पे क्या होने लगा कि जो भी बैंकिंग प्राइवेट बेस पे बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है उस लोगों ने अपनी खुद के रूल्स के हिसाब से, अपनी खुद की सिस्टम के हिसाब से बैंकिंग की एक्टिविटी करके जो भी कस्टमर थे, जनरल पब्लिक थे, उसका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो उसका प्रोटेक्शन करना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी में था। तो उसके हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कमीशन, रॉयल कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश किया और उसके स्टडी के हिसाब से, उसके रिपोर्ट के हिसाब से 1926 में उसने रिपोर्ट सबमिट किया और उसके ऊपर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि भाई अब कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए हमें, कोई एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के जो बैंकिंग का जो पूरा ये ऑपरेशन हो रहा है कंट्री में, इंडिया में बैंकिंग की जो भी एक्टिविटी हो रही है वो बैंकिंग की एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल कर सके, उसको रेगुलेट कर सके, उसकी डे टू डे एक्टिविटी को देख सके, ऐसी कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो चाहिए, ऐसा डिसाइड किया। तो उसके हिसाब से 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में आरबीआई एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ये आरबीआई एक्ट का एक कायदा है आरबीआई का, जिसमें आरबीआई की पूरी गाइडलाइंस, आरबीआई क्या है, कैसे काम करेगी, ये सब एस्पेक्ट्स जो है वो कवर की और ऐसा एक एक्ट जो है उसने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके एक्ट के हिसाब से 1 अप्रैल 1935 को
आरबीआई ने इंडिया में अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया। जो इनिशियल स्टेज में 5 करोड़ रुपीस की प्राइवेट पेड अप कैपिटल के साथ, मींस प्राइवेट लोगों ने आरबीआई में 5 करोड़ रुपए की एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको फॉर्मेशन किया, और वो प्राइवेट पेड अप कैपिटल के हिसाब से 1 अप्रैल 1935 से इंडिया में आरबीआई ने अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले उसकी हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता में एस्टैब्लिश हुई, बट 1937 में उसके बाद वो जो ऑफिस थी उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया, एंड स्टिल नाउ आरबीआई हेड ऑफिस वर्किंग इन मुंबई इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे आरबीआई जो है प्राइवेट पेड अप कैपिटल के हिसाब से ब्रिटिश रूलिंग में ही स्टार्ट हुआ। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट अब गवर्नमेंट को लगा कि ये आरबीआई एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, पूरी बैंकिंग सिस्टम, पूरी बैंकिंग एक्टिविटी उसको रेगुलेट, प्रमोट एंड सुपरविजन करने का काम आरबीआई करती है, तो उसको हम प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसको गवर्नमेंट को अपने पास लेना होगा। और उसके हिसाब से 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर आरबीआई की जो इंस्टीट्यूशंस है उसका नेशनलाइजेशन कर दिया। मीन्स जो प्राइवेट पेड अप कैपिटल थी वो गवर्नमेंट ने खुद ने ले ली। अब नाउ आरबीआई वर्क एज अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है बट अंडर द अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अपने हिसाब से अपनी फ्रीडम से काम करती है, उसका हेड जो है गवर्नर कहलाता है। गवर्नर आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करता है, उसके हिसाब से आरबीआई है वो चलती है। ठीक है, बट ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के हिसाब से है, बट स्टैट्यूटरी वे में गवर्नमेंट ने उसको काम करने की क्या दी हुई है, परमिशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अल्टीमेट अथॉरिटी होता है गवर्नर जो है, ठीक है, आरबीआई का, और उसके हिसाब से आरबीआई जो है पूरी बैंकिंग सिस्टम, मनी की सप्लाई, मनी की डिमांड जो रहती है इकोनॉमी में, उसको ये गवर्नमेंट जो है आरबीआई के हिसाब से स्मूथ वे में, स्टेबल वे में चलाने का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे का जो टॉपिक है आरबीआई के फंक्शंस, कि हमें ये पर्टिकुलर चीज जो है वो समझनी रहेगी कि आरबीआई क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो आरबीआई के जो फंक्शंस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, क्योंकि आरबीआई एक ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करती है जो डायरेक्टली मनी के रिलेटेड, दिस फंक्शंस आर कंसिडर एज मॉनेटरी फंक्शन। तो एक है मॉनेटरी फंक्शन, दूसरे ऐसे भी फंक्शंस है आरबीआई के जिसमें किसी भी जगह मनी इन्वॉल्व नहीं है, बट बैंकिंग सिस्टम स्मूथली चल सके, उसकी डे टू डे एक्टिविटी मेंटेन हो, बैंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभ मिले, प्रमोट हो सके, उसके लिए एक एक्टिविटी करती है आरबीआई जिसको नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई के फंक्शंस 2 प्रकार के रहेंगे, टाइप्स के रहेंगे। फर्स्ट वन इज मॉनेटरी फंक्शन एंड द अनदर वन इज नॉन मॉनेटरी फंक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी फंक्शन। उसमें सबसे पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है करेंसी नोट इश्यू करना। आरबीआई हैज अ राइट टू इश्यू करेंसी नोट्स in denominator of 2 rupees or more। 2 रुपये से लेके उसके डिनोमिनेटर में जो भी उसके आगे की जो भी करेंसी नोट्स रहेगी वो सब करेंसी नोट्स इश्यू करने का राइट आरबीआई के पास है। उसमें 5 रुपीज़ की नोट, 10 रुपीज़ की, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 जो भी अभी करेंसी नोट्स हम देख सकते हैं वो सभी करेंसी नोट्स इश्यू करने का राइट्स जो है गवर्नमेंट ने किसको दिया है, आरबीआई को दिया है। हाँ, जो भी करेंसी कॉइन्स है और 1 रुपये की जो करेंसी नोट है वो इश्यू करने का राइट इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, वो इश्यू करता है। बट आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट बन के वो जो करेंसी नोट, करेंसी कॉइन्स है वो बाजार में क्या करता है, इशू करता है। तो एजेंट के तौर पे तो करेंसी इशू में आरबीआई अल्टीमेटली क्या करता है, वर्क करता है। अब दूसरा जो फंक्शन है आरबीआई का मॉनेटरी फंक्शन,
वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो हमारी एक कोई बैंक होती है जहाँ हमारे पास जो भी सेविंग्स है वो हम बैंक में रखते हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल मैटर है उसमें बैंक हमें गाइड करती है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसकी बैंक कौन है? आरबीआई है। गवर्नमेंट का अकाउंट बैंक में रहता है, आरबीआई गवर्नमेंट का एक एजेंट के तौर पे, गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहते हैं उसके तौर पे, और गवर्नमेंट के एडवाइज़र के तौर पे आरबीआई बैंक जो है वो काम करती है। जो भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल पेमेंट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, मनी ओरिएंटेड जो भी चीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, वो सब चीज़ कौन देखता है? आरबीआई देखता है। उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो वो दूसरा फंक्शन हुआ आरबीआई का। थर्ड, बैंकर्स बैंक। जैसे मेरी बैंक से फॉर एग्जांपल एसबीआई है, दूसरे कोई पर्टिकुलर पर्सन की बैंक से फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा है, ऐसे ही एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो और जो भी शेड्यूल नेशनल बैंक होती है वो सबकी बैंक कौन होती है? आरबीआई होती है। दैट्स वाई उसको बैंकों की बैंक, बैंकर्स बैंक ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कि वो सभी बैंक का एक अकाउंट आरबीआई में रहता है। आरबीआई ये सभी बैंक्स का जो डे टू डे ऑपरेशंस रहता है, ये बैंक की सभी रिक्वायरमेंट्स रहती है। अगर ये बैंक के पास एडिशनल अमाउंट रहती है तो आरबीआई के पास जाके वो जमा करवा सकते हैं। अगर उसको रिक्वायरमेंट हुई तो आरबीआई उसको हेल्प कर सकती है। ऐसे बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का काम आरबीआई करती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मीन्स कि जब भी उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आए एंड ये बैंक जो है वो शेड्यूल बैंक होगी, तो वो पर्टिकुलर बैंक को आरबीआई जो है वो क्या करेगा? हेल्प करेगा उसकी इमरजेंसी फाइनेंशियल डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के हिसाब से भी आरबीआई जो है वो फंक्शन करता है। बैंक की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है सभी बैंक की, वो आरबीआई फुलफिल करती है, उसके ऊपर रेगुलेट करती है, मॉनिटरिंग करती है, सुपरवाइज करती है। तो उसके हिसाब से वो बैंकर्स बैंक हुई। एंड जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आई शेड्यूल बैंक के सामने, जो आरबीआई के रूल्स क्राइटेरिया फॉलो करती है उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। तो ऐसी बैंक को आरबीआई जो है क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये भी एक रहा क्रेडिट कंट्रोल, कि बैंक के हिसाब से कंट्री की इकोनॉमी में जो भी मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, वो मनी डिमांड, मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन का टोटल कंट्रोल जो है वो आरबीआई के पास है। तो इसके लिए आरबीआई जो है वो पूरे कंट्री की जो क्रेडिट सिस्टम है उसको बैंकिंग इंडस्ट्री के हिसाब से कंट्रोल करने का वर्क भी करती है। फिर आगे है कस्टोडियल टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि हमें मालूम है कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगी। तो फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसके सामने दूसरे कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को मेंटेन रखने का अंडर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम जो काम है वो आरबीआई करती है। उसके साथ ही जो भी बाहर से फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व आएगा, फंड आएगा, वो डायरेक्टली आरबीआई के अकाउंट में कंट्री में डिपॉजिट होता है। और कास्टोडियल मीन्स उसकी जो मीन्स बोलते हैं ना हम, सेफ्टी है, उसकी जो रखवाली करने का काम है वो आरबीआई करेगी। ठीक है, वो जो भी रिजर्व आएगी उसके कास्टोडियल के हिसाब से उसको सेफली रखने का काम जो है वो आरबीआई। इसलिए हम कहते हैं कास्टोडियल टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगी उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको मेंटेन करने का काम जो है किसका है? आरबीआई का। तो ऐसे आरबीआई का ये मॉनेटरी फंक्शन हुआ, जिसमें पहला करेंसी इशू है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बैंकर्स बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, क्रेडिट कंट्रोल है, कास्टोडियल टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऐसे ही अब दूसरे पार्ट में आरबीआई के नॉन मॉनेटरी फंक्शन, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। देखो कि हमने आगे भी देखा कि आरबीआई जो है वो कंट्री की पूरी बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट एंड डे टू डे बेस पे सुपरवाइजिंग चेकिंग करने का काम करती है। बैंकिंग की मेथड क्या है, बैंक किस सिस्टम से काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। ठीक है, ये सारी बैंकिंग की जो एस्पेक्ट्स है
उस पे रेगुलेट करने का, उस पे डे टू डे लेवल पे सुपरविजन करने का जो काम है वो आरबीआई करती है। इसलिए वो पर्टिकुलर फंक्शन को सुपरवाइजरी रेगुलेटरी फंक्शन हम बोल सकते। ये आरबीआई का एक कोर फंक्शन है। आरबीआई का मोटिव ही ये है कि जो भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है उसका रेगुलेट करना, उसका डे टू डे बेस पे इफेक्टिवली सुपरविजन करना। तो ये दूसरा फंक्शन है प्रमोशन फंक्शन। आज के हिसाब से भी इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। अगर उसके पास बैंक अकाउंट है तो कितने सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रांजैक्शन करते हैं डे टू डे बेस पे, वो कैश बेसिस पे करते हैं, उसमें कोई चेक, कोई बैंकिंग की सिस्टम जो है इन्वॉल्व नहीं है। आज के हिसाब से भी रूरल एरिया में काफ़ी सारे रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आज की तारीख में भी कोई बैंक की ब्रांच नहीं है, वो लोग बैंक की सर्विस इजीली ले नहीं सकते हैं। तो आरबीआई क्या करती है प्रमोशन फंक्शन में कि आरबीआई बैंकिंग इंडस्ट्री को, इंडियन बैंकिंग सर्विस को स्मूथली, इफेक्टिवली, ट्रस्ट वर्दीनेस बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसे प्रमोशन करने का ट्राई जो है वो आरबीआई करती है, प्रमोट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जो बैंकिंग की सिस्टम है वो पहुँचे, उसका लोग लाभ लें, उसके हिसाब से ही ट्रांजैक्शन करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में अपना खाता खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो है रूरल एरिया तक ऑपरेट हो, ऐसे प्रमोशन करने के लिए आरबीआई जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या करती है, फोकस करती है। तो ये आरबीआई का प्रमोशन। थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमें पता है इंडिया इज डाइवर्सिफाइड कंट्री, डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ रूरल अर्बन एरिया, मेल फीमेल, पुअर, रिच, मिडिल क्लास पीपल, ऐसे डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट जो भी फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाता है, जो भी बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल तौर तरीके के हिसाब से वर्क करती है, उसका लाभ अल्टीमेट सिटीजन तक पहुंचे, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। सामान्य से सामान्य पर्सन तक भी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, वो वहाँ तक पहुँचे, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और वो काम आरबीआई करती है कि रूरल अर्बन एरिया में कोई भी हिसाब के डिस्क्रिमिनेशन के बिना रूरल एरिया के सामान्य से सामान्य नागरिक तक, सिटीजन तक बैंकिंग की सेवा पहुँचे, गवर्नमेंट की जो हेल्प है वो पहुँचे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में कंट्री के सभी लोग एक साथ जुड़े, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम भी आरबीआई जो है वो करती है। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली उसके नॉन मॉनेटरी फंक्शंस हुए, रेगुलेटरी सुपरविजरी फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन